सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में इस वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत है शिक्षण योजना अर्थात टीचिंग प्लान कक्षा पहली विषय हिंदी। साथियों, आप लोगों में से बहुत सारे शिक्षक साथी बार बार कमेंट करके कह रहे थे कि सर आप हमें कक्षा पहली के लिए टीचिंग प्लान बनाकर बताएं कि किस तरह से हमको टीचिंग प्लान बनाना है। तो साथियों, आपके ही अनुरोध पर उदाहरण स्वरूप मैंने हिंदी विषय को लेकर के यहाँ पर शिक्षण योजना तैयार की है। मैंने कक्षा पहली की भाषा भारती के पाठ 1 जिसने सूरज चांद बनाया इस कविता को लिया है। साथियों, एक बात से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश है कि हमको कभी भी किसी दूसरे शिक्षक की कॉपी नहीं करना है। आप जो भी शिक्षण योजना बनाएं उस पाठ का पूरी तरह अध्ययन करें। अध्ययन करने के पश्चात अपने अनुसार उस शिक्षण योजना को तैयार करें। शिक्षण योजना तैयार करने के लिए आपके सहयोग के लिए आपके पास में टीचर हैंडबुक होगी, है ना। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हिंदी विषय की टीचर हैंडबुक है। ठीक है, लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचर हैंडबुक अर्थात लर्निंग आउटकम्स आधारित या सीखने के प्रतिफल आधारित टीचर हैंडबुक, इसका सहारा ले सकते हैं। यह कक्षा 1 से 5 तक के लिए है और इसमें साथियों जानकारी दी गई है। इससे आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, और आप अपने अनुसार टीचिंग प्लान तैयार कर पाएंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कक्षा पहली की जो भाषा भारती उसके पाठ 1 को मैंने लिया है और इस पर हमको टीचिंग प्लान समझना है। इसके पहले उस पाठ को हम देख लें, उस पाठ में क्या क्या दिया है। और साथियों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया, किसी भी पाठ के लिए हमको टीचिंग प्लान तैयार करना है तो उस पाठ को भली भांति पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह कक्षा 1 की भाषा भारती पुस्तक और इस पुस्तक में जो पाठ 1 दिया गया है, ठीक है, जिसने सूरज चांद बनाया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साथियों, यहाँ पर ये कविता दी गई है और इस कविता के ऊपर हमको टीचिंग प्लान तैयार करना है। पूरी कविता को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे जो शिक्षण संकेत दिए गए हैं आप देख पा रहे होंगे, शिक्षण संकेत। इन शिक्षण संकेतों का भली भांति अध्ययन करना है और अध्ययन करने के पश्चात हमको अपना जो टीचिंग प्लान है वो तैयार करना है। तो साथियों, इस कविता को तो आप भली भांति जानते होंगे, समझते होंगे। तो चलिए मैं आपको अब जो शिक्षण योजना के इन 9 बिंदुओं में मैंने क्या क्या जानकारी भरी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं साथियों अवधारणा क्षेत्र। अब अवधारणा क्षेत्र के अंतर्गत साथियों कि हम इस कविता से बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, है ना, ये जानकारी हमको यहाँ लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अवधारणा क्षेत्र में कविता सुनाना। ठीक है, ये अवधारणा क्षेत्र हो गया। बच्चे इस कविता को समझाने पढ़ाने के बाद में लय और हाव भाव पूर्वक बच्चों को इस कविता को सुनाने से बच्चे क्या करेंगे, इस कविता को सुना पाना सीखेंगे, है ना। तो यानी ये बोला कि अवधारणा क्षेत्र हो गया। दूसरा है चांद तारे सूरज को जानना, यानी चांद तारे और सूरज के बारे में जानना, जो आकाशीय पिंड है ना, जो कि बच्चे रोज रात देखते हैं। ठीक है, रात को चांद देखेंगे, तारे देखेंगे, ठीक है, सवेरे सूरज देखेंगे, तो इनके बारे में जानना। इसके अलावा अन्य जो आकाश में दिखाई देते हैं बच्चों को, जैसे बादल हो गए, हवाई जहाज हो गए, इसके बारे में भी बच्चों की समझ विकसित करना, ये अवधारणा क्षेत्र हो सकता है। आगे साथियों की प्रार्थना क्या होती है जानना, अर्थात प्रार्थना क्या होती है इसके बारे में बच्चों को समझना, यानी मतलब कि ये भी हमारा एक अवधारणा क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कविता दी गई है एक प्रकार से प्रार्थना का ही रूप है। ठीक है, तो इसके बारे में बच्चों की समझ होना, ये हमारे अवधारणा क्षेत्र हो गए। दूसरा बिंदु आता है पाठ का नाम और क्रमांक। तो जैसा कि पाठ का नाम डालना है, पाठ 1 किसने सूरज चांद बनाया। ठीक है, ये हम डाल दी, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। फिर आता है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां व प्रस्तावना। साथियों, पूर्व के कालखंड में मैंने आपको बताया था कि पेडागॉजिकल प्रक्रिया क्या होती है और हमारे सम्मानीय आयुक्त महोदय द्वारा भी विस्तार के साथ समझाया गया था कि पेडागॉजिकल प्रक्रिया क्या होती है। इस पाठ के लिए जो मैंने पेडागॉजिकल प्रक्रिया लिखा है अर्थात गतिविधि है या प्रस्तावना, तो साथियों सबसे पहला यह है कि बच्चों से सहज भाव में अपने आसपास दिन रात आदि पर चर्चा करना। देखिएगा, सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम बच्चों से सहज भाव से चर्चा करें, बच्चे सहज भाव से अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करना प्रारंभ करें, यह सिखाने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो हम
आसपास, दिन रात आदि के बारे में बच्चों से चर्चा करें, सहज भाव में बच्चे भी बताएंगे अपने अनुभवों को। फिर अगला क्या है कि आसमान में दिन में व रात में क्या क्या दिखता है बच्चों को बताने के अवसर देना। यानी हम बच्चों को बताने के अवसर देंगे या उनसे पूछेंगे बेटा दिन में आप क्या देखते हो आसमान में, है ना, रात में आपको क्या क्या दिखाई देता है, तो बच्चे अपने अनुभव को शेयर करेंगे। ठीक है। और आगे है मैदान में गोल घेरे में दिशा ज्ञान कराना। बच्चों को मैदान में ले जाकर खड़े कर देंगे और किसी एक बच्चे को पूर्व की तरफ मुंह करके हम खड़ा करके दिशाओं का ज्ञान करा सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया में आगे शामिल होगा। ठीक है, गतिविधि कर सकते हैं वाली कि भैया हम स्वयं पूर्व तरफ मुंह करके खड़े हो गए और बताए कि हमारे मुंह तरफ, जहां हम जिस तरफ मुंह करके खड़े हैं उधर पूर्व दिशा है। ठीक है, इस तरह हमारे बाएं तरफ उत्तर, दाएं तरफ दक्षिण और पीठ के पीछे पश्चिम दिशा। इस प्रकार हम बच्चों को दिशा का ज्ञान करा सकते हैं। तो ये भी हमारी पेडागोजी का प्रक्रिया में गतिविधियों में शामिल होगी। आगे है चंदा, सूरज, तारे आदि को लेकर पाठ की कविता हाव भाव पूर्वक सुनाना और बच्चों का दोहराना। देखिए, जब ये सारी प्रक्रिया हो जाए इसके पश्चात जो पाठ में दी गई कविता है इसको पूरे हाव भाव के साथ में और लय के साथ में बच्चों को सुनाना और बच्चों का पीछे दोहराना। ये सिखाने की प्रक्रिया हो गई हमारी। यानी मिला के पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां और प्रस्ताव। यानी मिला के हम जब पाठ की शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे, तो शुरुआत के लिए ये जो पेडागोजिकल प्रक्रिया इसका पालन करना आवश्यक है। साथियों, जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है वही आपको लिखना है या जो टीचर हैंडबुक है उसको जो दिया गया है सेम टू सेम आप नकल कर ले, ऐसा नहीं करना है। आपको मनन करना है, चिंतन करना है कि किस तरह से आप अपने विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं। आपकी अपनी स्थानीय परिस्थितियां होंगी, आपके बच्चे होंगे, आपको ज्ञात है कि आपके बच्चे किस तरीके से ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो जिस बेहतर तरीके से सीख सकते हैं उसी आधार पर आपको ये शिक्षण योजना को तैयार करना है। ठीक है। अब देखिए साथियों, अगला जो बिंदु है वह है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री अथवा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM। इस कविता को यानी इस पाठ के लिए हम ऐसी कौन सी सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे जिससे कि बच्चे बेहतर अवधारणा को सीख पाएंगे, है ना। यानी इस कविता में जो भी बात दी गई है उसको बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो देखिएगा, इसके लिए हमने लिखा है कि सूरज, चांद, तारे आदि के कटआउट तैयार करना। कटआउट भी हो सकते हैं, मतलब जैसे ले लिए और हम एक जो स्टिक लेकर के स्टिक में चिपका करके भी हम ये बता सकते सूरज है, ये चांद है ना, तारे हैं, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। या इसके अलावा मुखौटे भी हम तैयार कर सकते हैं। ठीक, ये TLM के अंतर्गत आ जाएगा। इसके पश्चात है पोस्टर तैयार करना जिसमें रात व दिन का दृश्य दिखाई दे। यानी ऐसे दो पोस्टर हम तैयार कर ले जिसमें एक में रात का दृश्य हो और दूसरे में दिन का दृश्य हो। तो रात का दृश्य दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रात का दृश्य दिखाने के लिए हम एक पोस्टर में चांद बना सकते हैं, है ना। थोड़ा डार्क पोस्टर ले लें, कोई ड्राइंग शीट डार्क कलर की ले लें, उसमें हम चांद बना दें, तारे बना दें, तो रात का दृश्य हो जाएगा। इस तरह दिन का दृश्य बताने के लिए व्हाइट ड्राइंग शीट में आप सूरज का चित्र बना दें और पक्षियों का उड़ता हुआ बना रहे तो वो दिन का दृश्य हो जाएगा। तो इस तरह से कहना चाहिए हम TLM का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तो अपने तरीके से TLM तैयार कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे साथियों, अगला बिंदु है अनुमानित कालखंड। साथियों, इस पाठ को कंप्लीट करने के लिए, इस कविता को कंप्लीट करने के लिए हमको लगभग कितने कालखंडों की जरूरत होगी, तो इसके लिए मुझे जरूरत होगी लगभग 3 कालखंड की। आप चाहें तो 2 कालखंड में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो 4 कालखंड इसके लिए ले सकते हैं। तो आप अपने बच्चों के अनुसार, आपके बच्चे जितने बेहतर तरीके से सीख सके उसके अनुसार कालखंड आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप 3 कालखंड लिख दिया है। फिर आता साथियों लर्निंग इंडिकेटर, सीखने के संकेतक। हमारे बच्चे सीख रहे हैं, इस बात की जानकारी हमको कैसे पता चलेगी कि हमने जो कुछ पढ़ाया बच्चे को, जिस पेडागोजिकल प्रक्रिया का पालन करते हुए, तो बच्चे उसको सीख रहे हैं। तो उससे आपको किस बात से संकेत मिलेगा, तो देखिएगा उसके लिए यह है कि कविता को हाव भाव पूर्वक सुना पाना। यानी बच्चे, यदि मान लो आपने कविता को पढ़ाया है, यदि बच्चे पूरी कविता भी नहीं दोहरा पा रहे हैं तो कम से कम 1 पंक्ति 2 पंक्ति तो बच्चे दोहरा पाएंगे, है ना। तो यदि बच्चे ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब आपके बच्चे सीख रहे हैं। दूसरी बात, तारे चांद पर अपना अनुभव बता पाना। सभी बच्चों के अपने अपने अनुभव होते हैं, चांद को लेकर, तारों को लेकर, ठीक है, दिन सूर्य को लेकर, क्योंकि घरों में इसके बारे में अपने माता पिता, बड़े भाई बहनों से ये बातें सुनते हैं, तो उनके अपने खुद के अनुभव भी होते हैं।
तो बच्चे जब उनको शेयर करेंगे, एक दूसरे को बताने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब यह है कि जो कविता हमने सिखाई है उसको बच्चे सीख रहे हैं। आगे हम बात करें साथियों तो मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। अब देखिएगा, जो कुछ आपने पढ़ाया है इस पाठ में, उस पाठ को कितना बच्चों ने सीखा है, कितना आत्मसात किया है, कितनी कविता वे सीख चुके हैं, उस बात का हमको मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन करने के लिए कुछ गतिविधियां या प्रश्नों का निर्माण करना पड़ेगा। तो वो क्या होंगे? उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है कि मैदान में ले जाकर किसी बच्चे को पूर्व तरफ मुंह करके खड़ा कर पूछना कि इनकी पीठ के पीछे कौन सी दिशा है। साथियों, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बच्चों को मैदान में ले जाकर के सभी बच्चों को, किसी एक बच्चे को पूर्व की तरफ हमने मुंह करके खड़ा कर दिया और फिर बाकी बच्चों में से बारी बारी से पूछे कि भाई अमुक बच्चे के या बालक के पीठ के पीछे कौन सी दिशा होगी। ठीक है, इसी प्रकार के अन्य प्रश्न बना करके हम बच्चों को पूछ सकते हैं, उनका बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चे को जो कुछ हमने पढ़ाया है वो कितना सीखे हैं। इसके अलावा आसमान में क्या क्या देखते हो, हम बच्चों से पूछ सकते हैं भाई आसमान में आपको क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। रात को आकाश में क्या क्या दिखाई देता है, रात के समय आप आसमान में क्या क्या देखते हो, ऐसा पूछ सकते हैं। या हम ये भी पूछ सकते हैं बच्चों की आपने आसमान में आज तक क्या क्या देखा है। तो उसमें बच्चे बताएंगे कि हमने चिड़िया भी देखी है, हवाई जहाज भी देखा है, बादल भी देखे, ऐसे बहुत सारी चीजों के नाम बच्चे बता सकते हैं। तो इस तरह से आप जो कुछ आपने पढ़ा है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और इस मूल्यांकन के आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपके कौन से बच्चे पिछड़ रहे हैं और किन बच्चों ने बेहतर तरीके से सीख लिया है। और जो बच्चे पिछड़ रहे हैं तो उन बच्चों को आप सिखाने का और भी अतिरिक्त प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले साथियों, तो आओ करके सीखे घर में या खेल खेल में। अब यहाँ पर देखिएगा, आओ करके सीखे, किसी भी चीज को बच्चे अगर स्वयं करते हैं, गतिविधि में भाग लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो उसके लिए मैंने लिखा है साथियों कि बच्चों द्वारा घर के सदस्यों से सीखी कोई कविता या कहानी कहने को प्रोत्साहित करना। देखिएगा, हर बच्चा अपने घर में चाहे सूरज से संबंधित हो, चांद से संबंधित हो, पक्षियों, आसमान से संबंधित हो, कोई ना कोई कविता, कोई ना कोई कहानी घर में सुनते ही हैं। तो बच्चों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं कि बेटा आपको सुनाना है, सुनाइए। और बच्चा अगर थोड़ा भी बताने का प्रयास करता तो हमको उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैंने लिखा है कि चांद, तारे, सूरज के मुखौटे लगाकर बच्चों से अभिनय कराना। भाई हम मुखौटे तैयार कर लेंगे, मान लिया जाए सूरज का, भाई सूरज कब निकला, सूरज अगर मान लो मुखौटा लगाकर एक बालक निकला तो मतलब अरे हाँ दिन हो गया भाई। इसी प्रकार कुछ बालक एक चांद बन जाए, एक दो चार बच्चे तारे बन जाए और वो निकल रहे हैं, आ रहे हैं, तो हम कहें हाँ रात हो गई। तो इस प्रकार का हम अनुभव जो अभिनय है वो बच्चों से करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा परिवार के सदस्यों को बच्चों द्वारा बताना कि दिन किधर से उगता है। देखिए, घर में जाकर के हम बच्चों को ये कहें कि आपको ये बताना है अपने माता पिता या घर के सदस्यों को कि दिन किधर से निकलता है, क्योंकि आज आपने सीखा है कि दिन किधर से निकलता है। ठीक है, किधर डूबता है, ये आप बता सकते हैं। ऐसा बच्चों को हम समझा देंगे तो बच्चे इस प्रकार की एक्टिविटी करके अपने परिवार के सदस्यों को बताएंगे तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे। और साथियों, अंत में आता है लर्निंग आउटकम्स। अब देखिएगा, जो कुछ भी आपने ये प्रक्रिया की, इससे क्या लर्निंग आउटकम्स निकल के आता है। यदि एक शिक्षक ये संपूर्ण पाठ जो है, ये जो सारी प्रक्रिया इसका पालन करते हुए पढ़ाता है तो क्या बच्चों को सीख जाना चाहिए। ठीक है, इतना पढ़ाने के बाद में क्या सीखेंगे उसके बारे में लिखा है लर्निंग आउटकम्स में, यानी सीखने के प्रतिफल। कविता को हाव भाव से सुनकर उसी तरह से हाव भाव पूर्वक दोहरा पाना। जब बच्चों को हम हाव भाव पूर्वक कविता सुनाएंगे तो निश्चित तौर से एक लर्निंग आउटकम निकल के आएगा कि बच्चे जैसा हमने दोहराया है, जैसा हमने कविता बच्चों को सुनाया, उसी अनुसार बच्चे हमारे पीछे पीछे दोहरा पाने में समर्थ होंगे। ठीक है, दूसरी बात, कविता को अपने अनुसार सुना पाएंगे। दूसरी बात यह होगी फिर बच्चे जब कविता को सुन लिया है तो फिर वो अपने अनुसार उस कविता को सुना पाने में समर्थ होंगे, है ना, सुना पाएंगे। ठीक है, या सुना पाते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे यह है कि बच्चे चांद तारे से संबंधित अपने अनुभव सुना पाएंगे। अगला यह है साथियों कि जब इस कविता में चांद तारों की बात ही कही गई है तो वो उसके बारे में अपने अनुभव को सुना पाने में समर्थ होंगे। इसके अलावा साथियों, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही चर्चा की थी कि प्रार्थना क्या होती है, तो बच्चे
इस बारे में भी जान पाएंगे कि प्रार्थना क्या होती है और प्रार्थना हम किससे करते हैं। ठीक है, भगवान के बारे में वो बहुत हल्का जान पाएंगे। ठीक, कि प्रार्थना हम किसके लिए करते हैं ये जान पाएंगे। ये भी यहाँ पर हो सकता है, हालांकि मैंने लिखा नहीं है ना। फिर है अपनी भाषा में अभिव्यक्ति दे पाएंगे, और किसी भी बात को फिर वो अपनी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति दे पाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो कुछ मैंने लिखा है एक उदाहरण के रूप में लिखा है, आपको सेम टू सेम ऐसा नहीं लिखना है। आप अपने अनुसार, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही कहा कि आपके विद्यालय के बच्चे आप बेहतर तरीके से जानते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं आप जानते हैं, तो उन बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए आप अपना लेसन प्लान अर्थात जो शिक्षण योजना है उसको तैयार कीजिएगा। साथ ही एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जो शिक्षण योजना है मैं प्रत्येक कक्षा के लिए एक एक उदाहरण रूप बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि काफी शिक्षक साथियों के कमेंट आए हैं कि कक्षा 1 से लगा करके कक्षा 8 तक के लिए लेसन प्लान के बारे में बताएं। तो साथियों, कोशिश करूंगा कि मैं हर कक्षा के लिए एक लेसन प्लान आपको उदाहरण रूप बताऊं। ठीक है, और साथियों, आज के कालखंड के लिए बस इतना ही। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।